हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉज जो डे 9 पे है। मैं हूं आपका ट्रेनर इरशाद अहमद वार। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइप्स ऑफ लॉज है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल के लॉज के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ लॉज है जैसे कि ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आता है। तो हम इन 5 लॉज को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले हम ओम्स लॉ पे बात करते हैं। तो ओम्स लॉ ने तीन चीज़ों के रिलेटेड, तीन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप दे दिया है। तो पहले है करंट, और दूसरा है रेजिस्टेंस, और तीसरा है वोल्टेज। और इन तीनों के बीच में ओम्स लॉ ने रिलेशन दे दी है कि तो इसकी स्टेट क्या करता है। ओम्स लॉ बताता है कि जब जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज को किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान। ये इमेज पे आप शो कर सकते हैं, देख सकते हो कि कैसा है। द करंट दैट फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है। तो V इज इक्वल टू आई आर, एंड R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब इसके बाद जो है ओम्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के बारे में बताते। तो एम्पियर्स लॉ बताता है कि Ampere's law states that the magnetic field intensity allows the imaginary closed path is equal to the product of the current enclosed by a path and permeability of the medium. Means कि जब करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में चले जाएगा और उसका पाथ क्लोज्ड होगा तो वो उसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटन लॉ, एम्पियर सर्किटन लॉ। और ये इक्वेशन जो है इससे आपको पता चलता है कि एम्पियर सर्किटन लॉ क्या कहता है। कि ये देखो, एम्पियर्स इट स्टेट्स दैट द लाइन ऑफ फील्ड it states that the line integral of magnetic field means कि vector B and any closed path or circuit is equal to the mu, means permeability of the free space, that's the total current flowing through and closed circuit। इसकी जितना भी करंट चलेगा एक क्लोज्ड पाथ में, और उसको हम कहते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। अब इसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे हम बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ने तीन क्लासिकल मशीन्स के बारे में, तीन क्लासिकल लॉज के बारे में रिलेशन दे दिए, जो जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है। किस पे? मोशन पे। तो सबसे पहले कुछ ये जो तीन लॉज है क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ पे हम बात करते हैं। क्या कहते हैं कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी टिल डेट, जब तक ना उसको ये एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, इसमें आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि क्या कहता है कि अगर बॉडी, एक गाड़ी चल रही है और गाड़ी में से ये गाड़ी किसी किसी के साथ टक्कर खाती है, तो वहाँ पे जो पैसेंजर है वो बाहर आ जाता है। तो मीन्स कि जो पैसेंजर इससे पहले था वो रेस्ट में था, और अब जब ये गाड़ी रेस्ट में आई तो वो पैसेंजर मोशन में आया। तो यही कहता है कि तब अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब अगर हम फोर्स किसी फ्रेम पे लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, तो वो फोर्स जो है वो बराबर रहता है उस बॉडी की एक्सेलरेशन पे और उसका मास कितना है। तो दैट मीन्स द F इज इक्वल टू एम ए। मीन्स हो गया कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसके मास पे और उसकी एक्सेलरेशन पे। ये न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स क्या हो गया कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी पे कोई काम करेंगे, कोई एक्शन करेंगे, और उसका सेम
रिएक्शन होगा विद मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो वही कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स इन अ फोर्स in a second body, the second body simultaneously extract as equal force in a magnitude and opposite direction of the first body। मीन्स कि जब अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा और वो बॉडी सेकेंड बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई किया गया है। अब इसके बाद जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल पे हम बात करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, ये हम जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हम डालते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी उस कंडक्टर का क्या फंक्शन रहता है। तो क्या फंक्शन रहता है, इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल जो है ये तीन चीज़ों पे तीन पैरामीटर्स पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड पे एक इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड पे इस कंडक्टर के करंट के फील्ड पे करंट के बारे में और इस कंडक्टर के फोर्स के बारे में। मीन्स की इसकी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आप क्या रहता है और करंट कब कहाँ से आता है और इसकी फोर्स कहाँ से रहता है। जैसे अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये एप्लीकेबल रहता है मोटर्स के लिए, और जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है ये एप्लीकेबल रहता है जनरेटर्स के लिए। अभी इसके बाद जो है फ्लेमिंग्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ कहता है। फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि अगर हम किसी कंटेनर में एक सोल्यूशन डालेंगे जो और उसके साथ साथ हम दो कंडक्टर्स डालेंगे, दो रॉड्स डालेंगे कॉपर के रॉड जो दोनों इम्प्योर होंगे, और उसके उस सोल्यूशन के ज़रिए और इसमें बैटरी डालेंगे और वहाँ पे इसमें दो अलग अलग तरह के चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव आयन है वो नेगेटिव ओर की ओर अट्रैक्ट होगा। जैसे हमें एक बैटरी जो है बैटरी पे थोड़ा बहुत बैटरी पे जो चार्ज है वो स्टोर हो जाता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हम केमिकल डिपोजिशन जब करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट पे होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि उसमें कितना मास रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है। तो मीन्स कि जब अगर हम किसी बैटरी पे m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी where m is the mass of deposition where यहाँ पे जो z है तो z is the constant proportionality known as the electrochemical equivalent of the substance। जैसे कि आप जानते हैं कि इस जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो है m इज इक्वल टू क्यू z के बारे में। तो वेयर क्यू इज़ अबो इक्वेशन में जो क्यू इस वो 1 कूलम के बराबर होता है और जो z है वो m के बराबर होता है। और इससे अगर हम एक सब्सटेंस में 1 कूलम ऑफ चार्ज सॉल्यूशन रखेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसमें पास हो जाएगा। अब फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, वो कहता है कि सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू ए सेवरल इलेक्ट्रोड्स द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट आर प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट वेट। मीन्स क्या होता है कि जब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाता है सम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में वो सेम वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है उस प्रॉपर्टी में जिससे हम उसमें लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस passes through a solution of the different electrolytes, the amount of the substance lubricated at the electrode is directly proportional to the chemical equivalents मीन्स कि हम एक इलेक्ट्रोड जो है वो हम आपस में कनेक्ट कर सकते सीरीज़ में, और उससे हमें मल्टीपल बैटरीज जो है वो कनेक्ट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमें मिल जाता है। कुछ जनरल
अब हम जनरल सेफ्टी के बारे में, जनरल लॉज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ रूल्स होते हैं जो जनरली हमें, जिन पे हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे हमें एक कंडक्टर यूज टू बी सच ए साइज दैट कैरी ए लोड करंट सेफली। जब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी में, वायरिंग में एक कंडक्टर यूज़ करना है, हमें उस कैपेसिटी का कंडक्टर यूज़ करना है जो हमें पूरा लोड कैरी करेगा सेफली, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होगा। द कंडक्टर इज़ इंस्टॉल्ड टू बी सेफ एज एट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जब हम कंडक्टर को इंस्टॉल करना है, वो सेफली करना है हर एक आस्पेक्ट्स में, हर एक आस्पेक्ट में। इवन उसके बाद रूल नंबर 3 है जो, अगर हम एवरी सब सर्किट इज़ टू बी कनेक्टेड टू ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ बोर्ड। जब हर एक सब सर्किट जो है वो कनेक्ट करना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ, और एवरी लाइन इन फेज आर पॉजिटिव is to product by a fuse substance rating as per the requirement। हर एक लाइन, चाहे वो फेज़ है, चाहे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, चाहे न्यूट्रल है, वो हमें प्रोटेक्ट करना है फेज़ से, जिसकी रेटिंग होगी एज पर द रिक्वायरमेंट। ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 जो है, हमें स्विच बोर्ड इंस्टॉल करना है 1.1 से लेके 2.5 मीटर्स अबव द फ्लोर। 1 मीटर से लेके 2.5 मीटर के रेंज में जो स्विच बोर्ड है वो हमें इंस्टॉल करना है। सॉरी, यहाँ पे इसने 25, यहाँ पे 25 है, बट 25 नहीं है, 2.5 है। No sockets outlet is to be provided at a bathroom at the height of 1.3 meters। रूल नंबर 6 जो है, हमें कोई भी सॉकेट बाथरूम में इंस्टॉल नहीं करना है एट द हाइट ऑफ 1.3 मीटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हाथ लग जाता है तो नीचे हमारे पैर जो है वो गीले हो जाते हैं। अगर हमें उसमें हमारा फिंगर जो है उस सॉकेट में चला गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस शॉक लगने का चांसेस है। रूल नंबर 7 है, नो फ्यूज़ एंड स्विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड इन अर्थड कंडक्टर। हमें कोई भी फ्यूज़ और कोई भी स्विच जब हम अर्थिंग कंडक्टर को कोई भी फ्यूज़ और कोई भी स्विच नहीं लगाना है। ये रूल है, क्योंकि अगर हमने स्विच या कोई फ्यूज़ अर्थिंग कंडक्टर पे लगा लिया तो वहाँ पे प्रॉपरली अर्थिंग नहीं हो पाएगी। एवरी सर्किट और apparatus इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद ए सेपरेट मीनिंग ऑफ आइसोलेशन सच एज ए स्विच। हर एक सर्किट या हर एक अपैरेट को हमें सेपरेट आइसोलेशन प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि हमें स्विच है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लंप लगाना है तो लंप के लिए एक अलग से स्विच लगाना है, अगर एक सॉकेट लगाना है तो सॉकेट के लिए अलग से सेपरेट स्विच होना चाहिए। All apparatus required attend to be provided with means of access to it। मीन्स हर एक अपैरेट को, हर एक इक्विपमेंट को एक प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। अब रूल नंबर 10, अगर कोई भी बिल्डिंग या लाइट या फैन वेयरिंग या पावर इज़ टू बी केप्ट इन सेपरेट। हर किसी भी बिल्डिंग में लाइट, फैन वायरिंग या पावर वायरिंग हमें सेपरेटली रखनी है, और रूल नंबर 11 जो है वो 3 फेज़ या 4 इंस्टॉलेशन इज़ टू लोड द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली इन ऑल फेजेस। अगर आपको 3 फेज़ वायरिंग करनी है या 4 वायरिंग करनी है, 4 वायरिंग इंस्टॉलेशन करनी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, तो आपको जो लोड है, जो वहाँ पे लोड आएगा वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके बाद जो है कंडक्टर इंसुलेटर्स एंड टाइप्स। कंडक्टर इंसुलेटर्स एंड टाइप्स क्या होता है कि क्या कहेंगे हम व्हाट से कंडक्टर मींस कि ये एक सब्सटेंस है जहाँ पे हमें जिसका मेन फंक्शन ये है कि फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मेन फंक्शन है जो परमिट करेगा फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जैसे कि द कंडक्टर, they are capable to carry the current or electricity as per the permeability flowing through and connector with very simple. The property of the conductor is to allow the conversion of the light or heat one substance another substance. The best example of these metals are aluminum,
animals, earth, human beings, etc., etc., they etc., because of this reason electrical shocks are occur. कंडक्टर्स, दोबारा से मैं कंडक्टर के बारे में कुछ बताऊंगा. जो कंडक्टर जो है ये एक ऐसा मटेरियल जो है, ऐसा सब्सटेंस है जो आराम से आराम से हमें इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करने देता है, जिसमें जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ह्यूमन बीइंग या एक अर्थ या कोई एनिमल जो है, उस अगर हमें उस पर करंट देंगे तो उससे आराम से करंट जो है फ्लो हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमें पता चलता है कि उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया. एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स क्या है यहाँ पे, सम एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, एलुमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, मेटल्स है. ये सारे जो है ये एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडक्टर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी में. और उसके बाद जो है अब एग्जाम्पल्स ऑफ द इंसुलेटर्स क्या है. इंसुलेटर्स वो होता है जहाँ पे जिससे हमें करंट फ्लो नहीं हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल्स ग्लास है, प्लास्ट के सेरेमिक्स है, रबर है, फाइबर है, वूल है, वुड है, पेपर है. ये सारे जो है ये हमें इंसुलेटर्स है जिनसे करंट हमें फ्लो नहीं हो जाता है. एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्या एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर से कुछ important and good application of conductors and insulators. application of conductors क्या है. सबसे पहले used in electric circuits and boards. सबसे पहला एप्लीकेशन है हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड बोर्ड्स में यूज़ करते हैं. दूसरी एप्लीकेशन है हम कंडक्टर को वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं जो नेटवर्क करंट ट्रांसमिशन के लिए काम आता है. मरकरी लिक्विड कंडक्टर इज़ यूज्ड. थर्मोस्टेट विच चेक्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जो मरकरी है लिक्विड कंडक्टर है जो हमें थर्मोस्टेट में यूज़ करते जिससे हमें बॉडी चेक करते, तो बॉडी टेम्परेचर चेक करते. अब एप्लीकेशन ऑफ कंडक्ट इंसुलेटर्स क्या है. इट्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाईज. इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं जब हमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई करनी होती है. तो ये इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेफ्टी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. इंसुलेटर जो है ये हमें एक ज़रूरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं. ज़रूरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते किन को, ह्यूमंस और एनिमल्स को. द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स लाइक ए प्लास्टिक. जो हम मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं वो है प्लास्टिक, जिससे हम इस प्लास्टिक से हमें इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ बनाते, स्विच बनाते, सॉकेट्स बनाते, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाते जो हम ट्रांसमिशन टावर्स पे लगा लेते हैं. इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोर्ड्स आर इंस्टॉल्ड इंसुलेटेड. इससे हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है वो इंसुलेट करते हैं. तो ये आपका अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात समझ नहीं आई होगी इस दौरान, आप कांटेक्ट करके मुझे कमेंट करके बता सकते हो. तो इसके लिए थैंक यू.